मिस्र के नवाही इलाके का मंजर था। ये मैदानी इलाका था और एक बड़ी सी इमारत के अहाते से धुआं ही धुआं और आग के शोले लपकते दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते इमारत में बुलंद आवाज़ से धमाके होने लगे और इसी वक्त 12वीं मंजिल से स्याह लिबास में मलबूस 6 फुट का आदमी नकाब पोश बड़ी महारत से बारीक तार के ज़रिए इमारत से बाहर निकल रहा था। वो इस पूरी इमारत को टाइम बम लगा चुका था। इसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। 5 मिनट के अंदर अंदर इस इमारत ने तबाह बर्बाद हो जाना था। पूरी बिल्डिंग में सिक्योरिटी अलार्म बज रहे थे, लोगों के भागने की आवाज़ें आ रही थीं और वो बड़े इत्मीनान से तार के ज़रिए बिल्डिंग से उतर चुका था। तार से उतरते ही इसने तेज़ी से अपने चेहरे से नकाब उतारा, दास्तानों से हाथों को आज़ाद किया, अपनी जैकेट उतार कर पलट कर फेंकी और अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। इसका मिशन मुकम्मल हो चुका था। 50 से ज़ायद यहूदी अनासिर मारे जा चुके थे। इसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा अपना मनपसंद खिलौना पाकर खुश होता है। इस तरह वो भी इन मुल्क दुश्मन अनासिर को निस्तो नाबूद करके खुश था। अब इसका रुख अपने सेफ हाउस की जानिब था। शहर से ज़रा दूर मौजूद फार्म हाउस, जो कि हुकूमत पाकिस्तान का सेफ हाउस था, वहाँ वो पहुँच चुका था। अंदर से एक 25 साल सुनहरी बालों, नीली आंखों वाली खूबसूरत सी मिस्री लड़की कांता बाहर निकली। वो इसे देखता हुआ हेलो कहता हुआ मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। वेलकम मेजर, कामयाबी मुबारक हो। वो मुस्कुराते हुए इसके पास आकर बोली, थैंक्स कांता डियर। वो शरारत से इसके सुनहरी बालों को छेड़ता अंदर बढ़ गया। कांता ने बड़ी हसरत से इसे अंदर जाते देखा और अपने दिल को थामती हुई खुद भी अंदर चली गई। अब वो ट्रांसमीटर पर अपनी रिपोर्ट अपने बॉस को दे रहा था। सर, इनका पूरा ट्रेनिंग रिएक्टर तबाह कर दिया है, मिशन कंप्लीट। वो संजीदगी से बोला, गुड मेजर, अब तुम्हारे लिए एक नया मिशन तैयार है। शुड यू चूज़ टू एक्सेप्ट इट? यस सर, मेजर अहमद जोश से बोला। मेजर, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हालात बहुत ख़राब है। हमारे कई जवान इधर मुस्लिम फ़ौज में शामिल हैं। इसराइली कोशिश जंग छेड़ने की है ताकि अमन व अमान को ख़त्म किया जा सके और हम इनकी इस कोशिश को नाकाम बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर अरब में मौजूद मुस्लिम अफवाज के यूनिट को ज्वाइन करना है और कर्नल शाहिद को इस मामले में असिस्ट करना है। बॉस ने बात ख़त्म की। ओके सर, मिशन एक्सेप्टेड। मैं आज ही रवाना हो रहा हूँ, मेजर ने संजीदगी से कहा। मेजर अहमद ने ट्रांसमीटर बंद किया और जल्दी जल्दी अपना मुख्तसर सा सामान इस स्पोर्ट बैग में डाला। अब वो कंप्यूटर पर मिस्र के बॉर्डर का नक्शा खोले हुए था जब दरवाज़ा नॉक करके हाथ में कॉफ़ी का कप थामे कांता अंदर दाखिल हुई। मेजर, तुम्हारी कॉफ़ी। कांता ने कप इसकी जानिब बढ़ा दिया। थैंक्स डियर। अहमद ने मुस्कुराकर कप थामा। वो कंप्यूटर को बगौर देखते हुए पास आकर खड़ी हो गई। मेजर, तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है। मुझे पता है तुम्हें आगे जाना है, पर क्या तुम कुछ दिन ठहर नहीं सकते? वो आस भरे लहजे में पूछ रही थी। कांता, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी फील्ड में एक जगह पड़ाव नहीं डाला जाता। वो इसके जज्बाती लुटाती आंखों से नज़र चुराते हुए बोला, मेजर, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो खुद ब खुद दिल में फूट पड़ता है। ये सोच समझ कर नहीं होती, बस हो जाती है, जैसे मुझे तुमसे हो गई है। काश तुम्हें भी कभी किसी से मोहब्बत हो, तभी तुम मेरा दर्द समझोगे। वो नम लहजे में बोली। कांता प्लीज़। अहमद ने अपनी दीवानी को टोका। मेजर, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझते? वो ज़ख्मी लहजे में बोली। मेजर अहमद एक पाकिस्तानी एजेंट था जो 6 माह से मिस्र में तैनात था। कांता पहले दिन से इसके बैकअप के तौर पर काम कर रही थी। अहमद की वजाहत, शुजाअत और शरारती अंदाज पर वो अपना दिल हार चुकी थी। वो इसे अपने जज्बात से भी आगाह कर चुकी थी, पर अहमद इस राह का मुसाफिर बनने को तैयार ही नहीं था। कांता, अहमद ने पास आकर इसकी कान से नीली शफाफ आंखों से निकलते आंसुओं को अपने हाथों से साफ़ किया। मैं एक नए मिशन पर जा रहा हूँ। ज़िंदगी रही तो वापस आकर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। चलो, हंसी खुशी मुझे रुखसत कर दो। अहमद संजीदगी से बोला। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? कांता ने पूछा। चलो, मुझे बॉर्डर तक छोड़ दो। अहमद इसके गाल थपथपाता आगे बढ़ गया। कांता अहमद को लेकर मिस्र के बॉर्डर पर पहुँच चुकी थी। अब वो दोनों रात के होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये एक लंबा ज़मीनी बॉर्डर था जो मिस्र की सरजमीन को गज़ा की पट्टी से मिलाता था। कांता, अंधेरा फैल चुका है, अब मुझे जाना होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अहमद ने कहा। इससे पहले वो आगे बढ़ता,
कांता ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसके शाने पे हाथ रखा और इसके सीने से लग गई। मेजर, तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, बस एक बात याद रखना, मरते दम तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, वो भीगे हुए लहजे में बोली। एक लम्हे को अहमद को अपना दिल इसकी जानिब खींचता हुआ महसूस हुआ। कांता के जिस्म की नरमी इसे अपने अंदर उतरती महसूस हुई, पर वो शाने झटक कर बड़ी नरमी से कांता को खुद से जुदा करता, सर के इशारे से खुदा हाफिज करता, बिना कुछ कहे सरहद की जानिब रवाना हुआ। सूरज गुरूब हो चुका था, वो मिट्टी में रेंगता हुआ बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। अब इसे उर्दन के रास्ते फौजी यूनिट तक पहुंचना था। वो आगे बढ़ रहा था जब इसे जगह जगह यहूदी फौजी तलाशते हुए नजर आए। वो बचता बचाता एक वीरान उजड़ी हुई खंडरनुमा बस्ती तक पहुंच चुका था। रात काफ़ी हो चुकी थी। इस वक्त इस बस्ती से बेहतर छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो अंदर दाखिल हुआ। इस वीराने में इसे मकान नज़र आया जो कुछ बेहतर हालत में था। वो अंदर दाखिल हुआ, एक दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंद कर कुछ देर आराम करने के घर से बैठ गया। अभी से 3-4 घंटे ही हुए होंगे कि इसकी छठी हिस्स ने किसी फ़र्द के होने का एहसास दिलाया। वो चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। जेब से नाइट गूगल निकाल कर पहनी एक यहूदी फर्श पर पड़ी हुई लड़की पर झुका हुआ था। वो लड़की बमुश्किल 18 साल की होगी। बहुत मासूम और ख़ूबसूरत दिखने में पाकिस्तानी मालूम हो रही थी। वो शायद बेहोश थी। इस यहूदी ने अपने दोनों हाथ इस बेहोश लड़की के कंधों पर रखे। इससे पहले वो यहूदी इस मासूम के साथ कोई गुस्ताखी करता, अहमद ने तेज़ी से अपना पिस्तौल निकाला और आगे बढ़कर इस यहूदी की कनपट्टी से लगा दिया। तैमूर सकीना को उठाने के लिए झुका ही था कि अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल की ठंडी नाली महसूस करके रुक गया। हैंड्स अप, लड़की को छोड़कर सीधे खड़े हो जाओ वरना भेजा उड़ा दूंगा, अहमद गुर्राने लगा। तैमूर बड़े आराम से दोनों हाथ सर से ऊपर उठाता सीधा खड़ा हुआ और खड़े होते ही वो बर्क रफ्तारी से तेज़ी से पलटकर एक ज़ोरदार किक उछलकर अहमद के पिस्तौल वाले हाथ पर मार चुका था। चौकन्ना होने के बावजूद तैमूर की किक खाकर मुंह के बल गिरा और स्प्रिंग की तरह उछलकर सीधा हुआ। इसके हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरा था। सामने खड़ा यहूदी इस पर हमला कर चुका था। वो दोनों गुत्थम गुत्था थे, दोनों ही लड़ाई में माहिर थे और एक दूसरे पर हावी होने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। अहमद पूरी रात जागती रही थी। बड़ी मुश्किल से इसकी आंख लगी थी। वो अभी नींद में ही थी जब इसके कानों में एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी, लड़की को छोड़कर सीधे खड़े हो जाओ वरना भेजा उड़ा दूंगा। अहमद चौंक गई। शायद यहूदी फौजी इन्हें ढूंढते हुए इधर आन पहुंचे थे। इसने धीरे से आंखों की झुर्री से देखा तो ईगल किसी अजनबी से गुत्थम गुत्था नजर आया। वो बिना कोई आवाज़ किए उठी और चारों तरफ देखा तो इसे अपने ज़रा दूर एक पिस्तौल पड़ा नजर आया। वो बिना आवाज़ घुटनों के बाहर रेंगती हुई पिस्तौल तक पहुंची, बड़े आराम से पिस्तौल उठाकर निशाना बांधकर खड़ी हो गई। अहमद के सामने ईगल किसी आदमी से भिड़ा हुआ था और वो दोनों ही बहुत माहिराना अंदाज में लड़ रहे थे। अहमद ने पिस्तौल इस आदमी का निशाना बांध लिया था। अब सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं इनके हिलने से गोली ईगल को न लग जाए। चंद लम्हे इसने सोचा और फिर पिस्तौल को हाथ पर ऊपर उठाकर हवाई फायर कर दिया। तैमूर अहमद से लड़ रहा था। अहमद तैमूर को कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहा था और तैमूर अहमद पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। दोनों को ही अंदाज़ा हो चुका था कि इनके मद्दे मुकाबिल माहिर ट्रेन बंदा मौजूद है। अभी वो लड़ ही रहे थे जब अचानक हवा में फायर की आवाज़ गूंजी। तैमूर और अहमद दोनों अपनी जगह एक लम्हे को फ्रीज से हो गए जब अहमद ने आगे बढ़कर अहमद की तरफ देखते हुए अहमद को मुखातिब किया, ए तुम अपनी जगह फ्रीज हो जाओ वरना गोली मार दूंगी, वो तीखे तेवर लिए हुए बोली। तैमूर हैरत से सकीना को माहिराना अंदाज से पिस्तौल उठाए देख रहा था। अहमद भी हैरत से इस नाजुक सी लड़की को पिस्तौल थामे देख रहा था। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा। बेबी, ये कोई हेयर ड्रायर या लिपस्टिक नहीं है, पिस्तौल है। कम ऑन गर्ल, गिव मी दिस गन बिफोर यू गेट हर्ट, अहमद इसे प्यार से पिचकारते हुए बोला। अहमद ने अहमद की बात सुनकर अपने कंधे उचकाए और इसके पैरों के पास बड़े पत्थर का निशाना लेकर फायर कर दिया। अहमद अपनी जगह से उछल कर रह गया था। तुम तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की लड़की हो। एक तो मैं तुम्हें इस खबीर यहूदी से बचा रहा हूँ और तुम मुझ पर ही गोली चला रही हो, अहमद उर्दू में बोला। अहमद के मुंह से उर्दू सुनकर अहमद और तैमूर दोनों चौंक गए। कौन हो तुम और इधर क्या कर रहे हो? तैमूर ने संजीदगी से पूछा। अहमद भी यहूदी को इतनी रवानी के साथ उर्दू बोलते देखकर हैरान रह गया। अब इसने बगौर तैमूर को देखा तो इससे इसके चेहरे के ऊपर मेकअप का गुमान हुआ। 2 कदम आगे बढ़ा और तैमूर के सामने जाकर खड़ा हो गया।
मैं अपनी शनाख्त ज़रूर कराऊंगा, पहले तुम अपने उकाब होने का सबूत दो। अहमद संजीदगी से बोला। तैमूर इस अजनबी के मुंह से निकले अल्फाज सुनकर चौंक गया। यह पाकिस्तान इंटेलिजेंस का इंटरनेशनल कोड था, जिसके ज़रिए बैरून ममालिक एजेंट एक दूसरे को पहचान सकते थे, जो इसे ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था। तैमूर ने अहमद की आंखों में बगौर देखा। उकाब उकाब होता है, इसे पहचानने की ज़रूरत नहीं। ईगल सर, ये आदमी आपको बातों में उलझा रहा है। मैंने इसे निशाने पर रखा हुआ है, आप जल्दी से इसके हाथ पैर बांध दीजिए। अहमद ने अपनी दानिश में तैमूर को हिदायत दी। तैमूर पलट कर अहमद के पास आया और बड़े आराम से इसके हाथ से पिस्तौल ले ली। मिस सकीना, तुम थोड़ी देर इधर ही रुको, हम अभी वापस आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तैमूर ने इसकी आंखों में झांका। सकीना के इस बात में सर हिलाते ही तैमूर ने अहमद को साथ आने का इशारा किया और वह दोनों इस घर से बाहर निकल आए। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान इंटेलिजेंस से है, तो आप इधर क्या कर रहे हैं? मुझे तो आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तैमूर पूछने लगा। मेरा नाम अहमद है, मेजर अहमद। दोस्त मुझे अहमद कहते हैं। मैं रात ही बॉर्डर पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे यूनिट में रिपोर्ट करनी है। तुम कौन हो और तुम्हारा मिशन क्या है? मेरा कोड नेम ईगल है। मैं तरबीती अड्डों की तलाश में हूँ। इससे ज़्यादा बिना इजाज़त इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तैमूर ने अपना ढका छुपा तारुफ करवा दिया। और ये लड़की कौन है? क्या ये भी ISI या कोई अंडर एजेंट है? इससे पहले तैमूर कोई जवाब देता, दूर से ट्रकों के गुजरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लगता है दुश्मन आसपास ही है। हमें जल्द अज जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मुझे उर्दन के रास्ते यूनिट पहुंचना है। ईगल, व्हाट्स योर प्लान? क्यों ना हम एक दूसरे को कवर करके अपने अपने रास्ते पहुंच जाएं? अहमद ने तजवीज़ दी। मुझे यरूशलेम के पास पहाड़ियों में जाना है, लेकिन अब ये रास्ता महफूज नहीं। जगह जगह ये लोग तलाशी लेते फिर रहे हैं, लेकिन मुझे हर हाल में बैतुल मक़दस के करीब वाक़ बड़ी पहाड़ी तक पहुंचना है। तैमूर ने कहा। ठीक है, तो फिर हम साथ निकलते हैं। पहले तुम बड़ी पहाड़ी तक पहुंच जाओ, फिर तुम मुझे कवर करना, ताकि मैं भी वक्त से पहले उर्दन पहुंच जाऊं। 3 दिन के अंदर अंदर यूनिट को रिपोर्ट करनी है और आज पहला दिन है। मेजर, अगर हम किसी तरह बड़ी पहाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा जहाज़ वहां मौजूद है। मैं तुम्हें यूनिट तक आराम से छोड़ सकता हूं। तैमूर कहने लगा। मेजर अहमद ने पास पड़ी लकड़ी की खुश्क डंडी उठाई और रेतली ज़मीन पर अपने दिमाग के सहारे गज़ा की पट्टी से लेकर उर्दन तक का नक्शा बनाने लगा। ईगल, ये देखो, ये इनके बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ इनके अफवाज की तादाद भी ज़्यादा है। बेहतर है साइड से गुजरने वाले दरिया के रास्ते हम इस बड़ी पहाड़ी तक पहुँचे। मेजर अहमद ने सलाह दी। ठीक है मेजर अहमद, मैं सकीना को ले आता हूँ और अभी निकलते हैं। मेजर अहमद और तैमूर दोबारा घर के अंदर दाखिल हुए। मेजर अहमद किनारे पर मौजूद अपना बैग उठाने लगा। दूसरी तरफ तैमूर ने भी अपना सामान समेटा, जो कि एक थैले पर मुश्तमिल था। अपनी गन को शर्ट के अंदर रुड़सा और फिर सामने फर्श पर बैठी सकीना से मुखातिब हुआ। सकीना, बीवी खड़ी हो जाए, सफ़र का वक्त आ गया है। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ईगल सर, इतनी जल्दी? और क्या ये मशकूक आदमी भी हमारे साथ जाएगा? अहमद सामान समेटते अहमद को देखती हुई बोली। सकीना बीबी, इस आदमी का नाम अहमद है और इसका ताल्लुक़ भी पाक फोर्सेस से है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। यह भी हमारे साथ जाएगा। तैमूर ने जवाब दिया। ईगल सर, अहमद इसे पुकारने लगी। अब क्या है सकीना, वक्त कम है, जो कहना है जल्दी कहो। तैमूर झिंझला कर बोला। माना आप फौजी हैं, आपको तो इंसानों की तरह नाश्ते की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्लीज़ मुझे तो नाश्ता करा दें। जब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं होती और मैं भी बाकायदा फोर्सेस में नहीं आती, इस वक्त तक तो मुझे नाश्ता अलाउ है ना। और फिर ने थैले में खाने का जो सामान दिया है, तो क्यों ना पहले नाश्ता ही कर ले। अहमद ने तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल की। कोई भरोसा नहीं था कि ईगल इसे पूरा दिन धूप में बगैर खिलाए पिलाए सफ़र करवाता। तैमूर ने घूर कर अहमद को देखा और थैले में से ढूंढकर बिस्किट का पैकेट निकालकर अहमद की जानिब बढ़ा दिया। ये लो, ये बिस्किट पकड़ो और चलना शुरू करो। रास्ते में खा लेना, बाहर ख़तरा है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं। तैमूर ने थैले के अंदर मौजूद अपनी जैकेट को निकाल कर पहना और फिर थैला कंधे पर डाला और अहमद को चलने का इशारा करते हुए बाहर निकल आया, जहाँ अहमद पहले ही से इनके इंतज़ार में खड़ा था। तैमूर के आते ही अहमद भी अलर्ट हो गया और तीनों बड़ी एहतियात से आगे रवाना हो गए। तैमूर के आते ही अहमद भी अलर्ट हो गया और तीनों बड़ी एहतियात से आगे रवाना हो गए। वो मेन रास्ते को छोड़कर दरख्तों से ढके छुपे कच्चे रास्ते से पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। तैमूर और अहमद दोनों ने अपनी अपनी गन हाथों में उठाई हुई थी।
एमल भी ईगल के पीछे पीछे चल रही थी। इसे अहमद की नज़रों से उलझन हो रही थी। 2 में तकरीबन 4 घंटे सफ़र करने के बाद एक दरख्त के नीचे इन लोगों ने पड़ाव डालने का फ़ैसला किया। इरादा 10-15 मिनट सस्ता कर दोबारा सफ़र शुरू करने का था।